नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। तो चलिए सीरीज़ को शुरू करते हैं। तो आज का प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि में आई विभिन्न प्रकार की क्रांतियों को स्पष्ट कीजिए। इन क्रांतियों ने भारत में गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार सहायता प्रदान की है। तो स्वतंत्रोपरांत भारत के समक्ष सबसे बड़ी समस्या अपने विशाल जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराना था। खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु प्रारंभिक चरणों में 1948 में इटावा अग्रगामी योजना, 1960-61 में सघन कृषि जिला कार्यक्रम, 1964-65 में सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम तथा 1965-66 में अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम एवं बहुफसली कार्यक्रम चलाया गया। इन सभी कार्यक्रमों के फलस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन, विशेषकर गेहूं के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई, जिसे 1966-67 में डॉक्टर विलियम गार्ड ने भारत के संदर्भ में हरित क्रांति की संज्ञा दी। बाद में भारत ने अनेक क्रांतियाँ हुई तथा श्वेत क्रांति, इसकी शुरुआत 70 के दशक में ऑपरेशन फ्लड के साथ हुई थी, जिसने भारत को न्यून दुग्ध उत्पादन देश के सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राष्ट्र में परिणत कर दिया। पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन में वृद्धि से संबंधित क्रांति को पीली क्रांति कहते हैं। इसके लिए 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया था, परंतु भारत अब भी तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। रजत क्रांति, यह अंडा एवं पोल्ट्री उत्पादन के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। इस क्रांति के फलस्वरूप देश में अंडा उत्पादन तथा मुर्गियों की उत्पादकता में सुधार हुआ और विश्व में भारत चीन तथा यूएसए के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गया। नीली क्रांति में यह मत्स्य उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। सुनहरी क्रांति, यह बागवानी उत्पादन में समग्र वृद्धि से संबंधित है। गोल क्रांति, देश में आलू उत्पादन में तीव्र गति प्रदान करने के लिए यह क्रांति शुरू की गई। द्वितीय हरित क्रांति, प्रथम हरित क्रांति से अप्रभावित क्षेत्रों में हरित क्रांति के लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से द्वितीय हरित क्रांति का आरंभ किया गया। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के अनुसार भारत को अब विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ तकनीकों का इस्तेमाल कर सदाबहारी क्रांति की ओर बढ़ना होगा। उपर्युक्त सभी क्रांतियों के फलस्वरूप देश के कृषि उत्पादन में सुखद वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता के समय 1951 देश का खाद्यान्न उत्पादन 50 मिलियन टन था, जो बढ़कर 2018 में 284 मिलियन टन हो गया। इस प्रकार इस अवधि में देश में गरीबी 1947 में 70% थी, जो वर्ष 2009 में 31.1 तथा 2013 में 21.9 हो गई है। इन क्रांतियों के फलस्वरूप देश में अनाज, दुग्ध, अंडा, मत्स्य, मांस, बागवानी उत्पादन, दलहन एवं आलू आदि के उत्पादन में तीव्र वृद्धि से प्रति व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन का उपभोग बढ़ा है तथा राष्ट्र खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने की ओर अग्रसर हुआ है। कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में हुई उत्पादन वृद्धि के कारण खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों तथा अन्य संबंधित उद्योगों का विकास हुआ, जिससे फलस्वरूप रोजगारों का सृजन हुआ है, जिसने गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विकास में भूमि सुधारों की भूमिका की विवेचना कीजिए। भारत में भूमि सुधारों की सफलता के लिए उत्तरदायी कारकों को चिन्हित कीजिए। तो भारत में आज़ादी के समय एक ऐसी कृषि व्यवस्था मौजूद थी जिसमें भूमि का स्वामित्व कुछ हाथों में केंद्रित था। इस व्यवस्था में किसानों का शोषण हुआ और ग्रामीण जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक विकास में यह बहुत बड़ी बाधा थी। आज़ादी के बाद
भारत सरकार का ध्यान भूमि के समान वितरण पर भी रहा और देश को समृद्ध बनाने में भूमि सुधार को एक मजबूत स्तंभ के रूप में देखा गया। भूमि में निवेश, उनकी देखभाल, उत्पादन के लिए खाद, बीज आदि साधनों का प्रयोग एवं भूमि संबंधित स्थायी कार्य और भूमि को समतल करने की योजना, भूमि संरक्षण, ऊसर तथा अम्लीय आदि मृदाओं में सुधार आदि मानवीय कारकों के ऊपर ही निर्भर करते हैं। कृषि कार्यों में भूमि सबसे महत्वपूर्ण कारक है। भारत में भूमि सुधारों की शुरुआत जोतदार की स्थिति में सुधार करने तथा कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए की गई थी। इस प्रकार भूमि सुधारों के लिए निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। यदि जोतदार ही भूमि का स्वामी है तो उसमें ज़मीन के प्रति लगाव होता है, जो भूमि की उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सबसे उत्पादक संपत्ति होती है। भूमि का स्वामित्व व्यक्ति की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का निर्धारण करता है। यह भूमि का वितरण गरीबों के पक्ष में कर दिया जाए तो इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें वित्त की सुविधा भी उपलब्ध होगी। भूमि सुधारों का सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है। यदि भूमि स्वामित्व न्यायिक तथा समान हो तो इससे समाज में न्याय व समानता बढ़ती है। भूमि की असमान वितरण गरीबी व सामाजिक तनाव को जन्म देगा। इससे समाज में उपद्रव, अपराधों को बढ़ावा मिलेगा। छोटे व सीमांत जोत की वजह से भूमि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए उर्वरक व कीटनाशकों का अति उपयोग किया जाता है, जिससे वातावरण प्रभावित होता है। इससे भूमि की उत्पादकता कम होती है। भूमि की अधिक सिंचाई से नमकीन होने की संभावना बढ़ जाती है। भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत निम्न उपाय किए गए हैं, जिसके प्रमुख अंग हैं: मध्यस्थों की समाप्ति, काश्तकारी सुधार, प्रति परिवार भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करके अतिरिक्त भूमि तथा ग्राम समाज की आवश्यकता से अधिक भूमि को भूमिहीनों में वितरित करना, जोतों की चकबंदी करना। भूमि सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत कुछ इलाकों को छोड़कर बिचौलिया काश्तकारी तथा प्रथा समाप्त कर दी गई है। देश के व्यापक क्षेत्रों में विधायी प्रावधान बनाए गए हैं, जिनमें उपयुक्त मुआवजे का भुगतान करके स्वामित्व का अधिकार प्राप्त करने के लिए काश्तकारों को जमीन की जुताई के वास्ते स्वामित्व अधिकार की व्यवस्था है। 50 व 60 के दशकों में अधिकांश राज्यों में भूमि हदबंदी कानून बनाए गए, जिन्हें बाद में 1972 में केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप संशोधित किया गया। विभिन्न परिसीमन कानूनों के अंतर्गत देश में 73.66 लाख एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गई, जिसमें से लगभग 64.95 लाख एकड़ भूमि को अधिग्रहित किया गया और 53.79 लाख एकड़ भूमि को 25.84 लाख लाभार्थियों में वितरित किया गया, जिनमें से अनुसूचित जाति से संबंधित 36% लोग थे और 15 अनुसूचित जनजाति से संबंधित थे। अभी तक 147.47 लाख एकड़ सरकारी बंजर भूमि भूमिहीन ग्रामीण गरीबों में वितरित की जा चुकी है। देश के अनेक राज्यों में काश्तकारों के स्वामित्व अधिकारों को प्रदान करने या काश्तकारों द्वारा मुआवजा भरने पर स्वामित्व अधिकारों को प्राप्त करने संबंधित वैज्ञानिक प्रावधान किए गए हैं। अब तक 156.30 लाख एकड़ क्षेत्र में 124.22 लाख काश्तकारों के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है। ज्ञातव्य है कि भारत में भूमि सुधार मुख्य रूप से 2 राज्य पश्चिम बंगाल व केरल में पूर्णतः सफल रहा है। 1998-99 में भू अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना 8 जिलों में शुरू की गई थी। प्रारंभ में यह
योजना देश की 552 जिलों में लागू की गई थी। अनेक राज्यों में उपयोगकर्ताओं तथा आम जनता के लिए अधिकारों के अभिलेखों की कंप्यूटरीकृत प्रतियां उपलब्ध कराई गई है। 1997-98 के दौरान इस योजना को तहसील तालुक स्तर पर लागू करने का निर्णय लिया गया था ताकि जनता को समान तौर पर कंप्यूटरीकृत भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में सुविधा हो सके। वर्तमान में 569 जिलों के लगभग 3519 तहसील तालुकों में यह योजना लागू है। ध्यातव्य है कि अगस्त 2008 में भू अभिलेखों के आधुनिक रखरखाव के लिए राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इस प्रकार उपर्युक्त भूमि सुधारों के फलस्वरूप भूमि स्वामित्व, उसके वितरण एवं रखरखाव में एक सीमा तक सफलता प्राप्त हुई और भूमि समावेशन का लक्ष्य प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम खेत उत्पादकता और आय बढ़ाने में किसानों की किस प्रकार सहायता कर सकता है? सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण समुदाय के सशक्तिकरण के लिए व गांव में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत खेती को सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय रूप से लाभदायक और टिकाऊ बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। यह कृषि उत्पादकता और किसानों की आय वृद्धि में अधोलिखित रूप में सहायक होता है। किसान अब खेती से जुड़ी अपनी समस्याओं से निपटने, नई कृषि विधियां सीखने और दुनिया भर में हो रहे कृषि प्रयोगों को जानने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब तथा सीडी जैसे साधनों से जुड़ रहे हैं। स्मार्टफोन जो जीपीएस तकनीक से लैस होते हैं, उनकी सहायता से किसान फसलों को रोपने तथा सिंचाई करने के बारे में नई जानकारी प्राप्त कर लाभ अर्जित कर रहे हैं। डिजिटल तकनीक किसानों को बोए गए विभिन्न फसलों की किस मौसम संबंधी पूर्वानुमान तथा विभिन्न मंडियों में प्रचलित फसलों के मूल्यों के विषय में नवीनतम जानकारी प्रदान करते हैं। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से बेहतर जल संरक्षण और जल संभरण प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य, फसल बीमा और फसल स्वास्थ्य का सही अनुमान लगाकर कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। सरकार ने कृषि विकास और किसानों के लिए डिजिटल इंडिया के तहत विभिन्न कदम उठाया है जो अधोलिखित है। फसल बीमा ऐप को जारी कर सरकार ने फसल बीमा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी किसानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, जिससे किसान बीमा संबंधी योजना का लाभ उठा सके। एग्री मार्केट मोबाइल ऐप के माध्यम से 50 किलोमीटर के भीतर के बाज़ारों में फसलों की कीमत संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। इससे किसान अपने उत्पादों का वितरण लाभकारी मूल्य पर कर सकेंगे और बिचौलियों से उनका शोषण कम होगा। एम किसान ऐप, जिसे सीडेक पुणे की मदद से कृषि एवं सहकारिता विभाग की आईटी टीम ने तैयार किया है। इसके माध्यम से विभिन्न स्तरों पर विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों द्वारा भेजे जा रहे परामर्श और सूचना आदि किसान को प्राप्त हो सकते हैं। ई-नाम, जो एक इलेक्ट्रॉनिक कृषि पोर्टल है जो पूरे भारत में मौजूद कृषि उत्पाद विपणन समिति को एक नेटवर्क से जोड़ता है, जिससे कृषि उत्पादों का एक एकीकृत बाजार उपलब्ध कराया जा सके। यह सभी कृषि विपणन समितियों द्वारा लिए गए फैसलों को एक ही जगह पर उपलब्ध कराता है। किसान सुविधा ऐप किसानों को मौसम, बाजार मूल्य, बीज, उर्वरक आदि सूचनाएं उपलब्ध कराता है, जिसका लाभ किसान उठा सके। इसी प्रकार अन्य ऐप जो मृदा स्वास्थ्य, विशिष्ट फसल आदि के संदर्भ में भी भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा विकसित किए गए हैं, उनसे भी कृषि उत्पादन और
कृषकों की आय बढ़ाने में मदद ली जा सकती है। तो इसी के साथ आज का चैप्टर ख़त्म होता है। धन्यवाद।